हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और मस्ट अवेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, जिसमें कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर ये वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको डिटेल प्रोवाइड कराने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करने वाले हैं हम सैलरी के बारे में बात करेंगे कि आफ्टर जस्ट सिलेक्शन के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, और सैलरी के बाद जो बात करेंगे जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और आपके एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी के बारे में कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। दोस्तों, इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो 323 वैकेंसी आई हैं, जिनको कि अलग अलग कैटेगरियों में बाइफरकेट किया गया है। तो इसमें जनरल वालों के लिए जो वैकेंसी है वो 132 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 32 वैकेंसी रखी गई है। वहीं ओबीसी वालों के लिए 87 वैकेंसी है। वहीं एससी वालों के लिए 48 वैकेंसी है एंड एसटी वालों के लिए 24 वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों, वैकेंसी काफी अच्छी है, तो आप ये ना समझिएगा कि वैकेंसी कम है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो आपकी जो दोस्तों एज लिमिट जो रहने वाली है वो जनरल वालों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है एंड ओबीसी वालों की जो एज लिमिट रखी गई है वो 33 साल रखी गई है एंड जो एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फॉर्म को फिल कर दोगे तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर किन किन स्टेजों से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। पहले स्टेज में आपका एक ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और स्टेज 2 में आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब स्टेज 1 के बारे में कि स्टेज 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, मैं आपको एक अहम बात बता देता हूं। अभी इसका जो नोटिफिकेशन आया वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया कि कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया। मैं आपको जो एग्जाम सिलेबस जो बताने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर के रेफरेंसेस से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो एग्जाम जो बॉडी कंडक्ट कराने वाली है वो इस बार वो यूपीएससी कराएगी। पहले जो एग्जाम इसका जो कंडक्ट कराती थी वो एनटीए कराती थी, अब जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो यूपीएससी कराएगी। तो आपको जो मैं अभी सिलेबस बताने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से बताने वाला हूँ। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो एग्जाम सिलेबस में तो मैं आपके लिए एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे और आपको जो टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा वो 2 घंटे का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा इन 200 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों, एग्जाम देने के बाद एक फाइनली आपकी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप स्टेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब स्टेज 2 के बारे में कि स्टेज 2 में आपका कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्टेज 2 में आपका या तो स्किल टेस्ट होगा या फिर स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा।
मैं आपको बता दूं, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया कि स्टेज 2 में कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर इस स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा। तो दोस्तों कुछ भी अगर टाइपिंग टेस्ट होगा तो फिर भी आपको तैयारी करनी है, या स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा फिर भी आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैं तो ये बोलता हूं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो आएगा 7 मार्च को आएगा। मैं आपको बता दूं, बस ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर है, आपको बस ये क्वालिफाई करना है। अगर दोस्तों आप स्टेज 2 के इस टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी जो फाइनल जो मेरिट बनेगी वो स्टेज 1 के एग्जाम के बेस पे बनेगी, चाहे वो 200 नंबर का हो चाहे वो 300 नंबर का हो, उसके बेस पे ही आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो क्या मिलेगी। तो सारे DRLN मिला के, मतलब HRA, DA, हाउस रेंट सारे मिला के आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ वो 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और आपके हर सपने को पूरा करेंगे ये 75,000 रुपये। अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हो तो काफी अच्छी सैलरी है, सैलरी बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के हिसाब से भी ये काफी बेहतर सैलरी है, 75,000 रुपये कम नहीं होते, काफी अच्छी सैलरी है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। दोस्तों आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो ऑफिस वर्क ही रहेगी, कोई फील्ड का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको बस ऑफिस में ही काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड ही काम है, कंप्यूटर पे ही आपको काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। दोस्तों आपकी जो जॉब लोकेशन जो रहेगी वो ऑल इंडिया रहेगी, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन जो रहेगी वो ऑल इंडिया में रहेगी, आपको कहीं भी जॉब करने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एग्जाम सेंटर के बारे में कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके जो एग्जाम सेंटर जो रहेंगे वो ऑल इंडिया में रहेंगे। आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे उसी स्टेट के नजदीकी शहर में आपको आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट क्या रखी गई है। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट जो रखी गई है वो 7 मार्च 2024 रखी गई है, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 27 मार्च 2024 रखी गई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। एप्लीकेशन फी जो रखी गई है वो जनरल OBC एंड EWS वालों के लिए 100 रुपये रखी गई है, एंड वहीं SC एंड ST वालों के लिए कोई फी चार्ज नहीं है, उनका कोई फी चार्ज नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मेरी इंस्टाग्राम ID है आबिद खान के नाम से। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे DM जरूर करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर दोस्तों इस एग्जाम सिलेबस में आगे इसका जो नोटिफिकेशन 7 मार्च को डिटेल नोटिफिकेशन जाएगा उसमें कुछ चेंज होता है तो मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अगर कुछ चेंज नहीं होता तो बाकी तो फिर तो सब ठीक ही है, लेकिन अगर कुछ चेंज होता है तो मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।